हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करते हैं इक्लिप्सेस के बारे में, सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स। और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि सोलर इक्लिप्स में ऐसा क्या दिखा जिससे आइंस्टीन पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए। सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज ए सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स में क्या होता है कि सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, जिससे मून की शैडो अर्थ के ऊपर पड़ती है और सन से आने वाली लाइट ब्लॉक हो जाती है और हमको इक्लिप्स दिखाई देता है। इसको समझने के लिए हम लोग पहले शैडोज समझ लेते हैं कि शैडोज किस प्रकार से होती हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे सन हमारा सोर्स है और बीच में हमने ऑब्जेक्ट रखा है। यहाँ पे कोई भी मून या अर्थ हो सकती है। AOB, इस शैडो को देखिए, ये शैडो अम्ब्रा कहलाती है, यानी पूर्ण छाया। यहाँ पे कंप्लीट डार्क होता है, यानी इस जगह अगर कोई भी व्यूअर होगा AOB रीजन में, उसको कंप्लीट डार्क दिखेगा। उसको कोई भी लाइट, सन से आती हुई कोई भी लाइट उसको नहीं दिखाई देगी। ओ पॉइंट को क्रॉस करके अगर हम पीछे जाते हैं, जहां हमारी अम्ब्रा खत्म होती है, उस पार्ट को बोलते हैं एंटम्ब्रा। अगर हम एंटम्ब्रा में होंगे तो हमें सन का बॉर्डर दिखाई देगा। अम्ब्रा के नीचे वाला पार्ट पेनम्ब्रा कहलाता है, यानी BO के जो नीचे वाला और AO के जो ऊपर वाला ये जो रीजन है, इसको हम पेनम्ब्रा बोलते हैं। यानी ये सेकेंडरी शैडो होती है, इसको उपछाया भी बोलते हैं हिंदी में। यहाँ पे कंप्लीट डार्क नहीं होता है, बट पूरी लाइट नहीं आ रही होती है, कुछ ऑब्जेक्ट से ब्लॉक हो रही होती है। अगर इसकी हम रियल इमेज देखें कि सन द्वारा जो मून की अम्ब्रा और पेनम्ब्रा बन रही है, वो कुछ इस प्रकार से होती है, क्योंकि जो बीच का सेंटर वाला रीजन है ये कंप्लीट डार्क हम लोगों को दिखेगा और उसके धीरे धीरे जो बाहर का एरिया है वो कुछ लाइट शैडो होती है। अब हम लोग बात करते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स की। टोटल सोलर इक्लिप्स में क्या होता है कि सन से आने वाली लाइट को मून पूरी तरीके से ब्लॉक कर लेता है और जो भी ऑब्जर्वर अर्थ पे है उसको कंप्लीट डार्क दिखाई देता है। इसको डिटेल में समझने के लिए हम फिर से शैडो पे चलते हैं। पहले वाले फिगर को देखिए, यहाँ पे जो P है ये पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर है या पोजीशन ऑफ अर्थ है, जो टोटल सोलर इक्लिप्स के समय पे होती है। तो ध्यान से रखिए, O हमारा अम्ब्रा एंड एंटम्ब्रा का ट्रांजिशन पॉइंट है। और जब हमारा टोटल सोलर इक्लिप्स होता है तो हमारी अर्थ या जो ऑब्जर्वर हैं हम लोग, ये अम्ब्रा में होते हैं। और अम्ब्रा से देखने पे आप ध्यान से देखिए, जो फील्ड ऑफ व्यू है जो हमारा ब्लॉक हो रहा है अर्थ मून के द्वारा, वो पूरा MN है, यानी पूरा सन ब्लॉक हो जाएगा। ध्यान से समझिए, अगर तो हम उस समय O के बिल्कुल नज़दीक होते हैं तो हमारा जो फील्ड ऑफ व्यू है ब्लॉक का, वो ऑलमोस्ट सन के बराबर ही होता है और सन हमें पूरा ब्लॉक दिखता है। टोटल सोलर इक्लिप्स के टाइम पे जो अर्थ कर्वेचर में कुछ डिफॉर्मेशंस हैं, उसके कारण से हमको सन की कुछ लाइट आती हुई दिखाई देती है, जो हमें डायमंड जैसी दिखाई देती है, और इसको साइंटिस्ट लोगों ने नाम दिया डायमंड रिंग इफेक्ट। टोटल सोलर इक्लिप्स की खास बात ये है कि ये सारी अर्थ से, यानी कंप्लीट अर्थ से नहीं दिखाई देता है, ये बहुत ही स्पेसिफिक रीजन में दिखाई देता है। और जिस रीजन में ये टोटल सोलर इक्लिप्स दिखाई देता है उसको हम लोग पाथ ऑफ टोटलिटी बोलते हैं। यहाँ पे जो आपको रेड लाइन दिख रही है, ये पाथ ऑफ टोटलिटी है, यानी अर्थ के इस रीजन पे जितने भी व्यूअर्स होंगे उनको ये कंप्लीट टोटल सोलर इक्लिप्स दिखेगा। जब मून सन से आने वाली रेस को कंप्लीटली ब्लॉक नहीं कर पाता है, ऐसी स्थिति में हम लोगों को पार्शियल सोलर इक्लिप्स दिखता है। या किसी भी टोटल सोलर इक्लिप्स को अगर आप पेनम्ब्रल शैडो रीजन से उसको देखेंगे तो आपको पार्शियल सोलर इक्लिप्स दिखेगा, क्योंकि उस जगह पे सारी रेस को मून ब्लॉक नहीं कर रहा होगा। थर्ड टाइप ऑफ सोलर इक्लिप्स है एन्युलर सोलर इक्लिप्स। एन्युलर सोलर इक्लिप्स में सन के सेंट्रल पार्ट को मून कवर कर लेता है, बट कुछ साइड का पार्ट छूट जाता है, जिससे रेज हमारे पास आती रहती हैं, हमको रिंग जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। इसको समझने के लिए एक बार हमसे फिर से शैडो देखते हैं। नीचे वाले फिगर को ध्यान से देखिए। अगर हमारा ऑब्जर्वर एंटम्ब्रा में प्रेजेंट है, यानी वो हमारा ट्रांजिशन पॉइंट था अम्ब्रा और एंटम्ब्रा का, और उससे अगर राइट साइड में हमारा ऑब्जर्वर प्रेजेंट है, तो वहाँ से आप रेज देखिए, जो रेज जा रही हैं और उसका जो फील्ड ऑफ व्यू जो ब्लॉक होगा मून के द्वारा, वो MN होगा। यानी जो सन का साइडवर्ड्स पार्ट है, अपर पार्ट और डाउनवर्ड पार्ट जो भी हमें फिगर में दिख रहा है, वहाँ से जो रेज आएंगी वो हमारे ऑब्जर्वर तक पहुँच सकती हैं। इसलिए जो सेंटर का जो पार्ट है वो ब्लॉक होता है। अब हम लोगों को ये देखना है कि मून अर्थ के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, यानी मून जब अपनी अपोजिट पे होता है तो वो अर्थ से कुछ दूर होता है, और जब वो अपनी पेरिजी पे आता है तो वो अर्थ के कुछ नज़दीक होता है। तो जब सोलर इक्लिप्स ऐसे समय पर पड़ता है जब मून अपनी अपोजिट पे है, यानी हमसे दूर है, तो उसकी जो शैडो होती है वो शैडो अर्थ पे आने के बाद एंटम्ब्रा रीजन में अर्थ को ले जाती है, जिससे हमें एन्युलर सोलर इक्लिप्स दिखाई देता है। जैसे
जब मून अपने पेरिजी पे होता है यानी अपनी पास की लोकेशन पे होता है तो उससे आने वाली शैडो अर्थ पे ऑब्जर्वर को अम्ब्रा रीजन में रखती है और अम्ब्रा रीजन में होने के कारण हमको कंप्लीट सोलर इक्लिप्स दिखाई देता है। चौथे टाइप का इक्लिप्स होता है हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स। हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स वो इक्लिप्स है जैसे अर्थ के कुछ पार्ट से टोटल सोलर इक्लिप्स दिखता है, बट अर्थ के कर्वेचर के कारण कुछ जगह से हमको एन्युलर सोलर इक्लिप्स दिखता है। जब ऐसी घटना हो कि एक ही इक्लिप्स में कुछ जगह से टोटल सोलर इक्लिप्स और कुछ जगह से एन्युलर सोलर इक्लिप्स दिखता है, ऐसे इक्लिप्स को हम लोग हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स कहते हैं। अब चर्चा करते हैं लूनर इक्लिप्स के बारे में। लूनर इक्लिप्स में सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है, यानी अर्थ की शैडो मून पर पड़ती है। हम सभी जानते हैं कि मून जो हमको दिखाई देता है वो सन की लाइट से दिखाई देता है, और जब अर्थ बीच में आ जाती है तो सन की लाइट मून पर नहीं पड़ती है और हमको मून दिखाई नहीं देता है। इसको हम लूनर इक्लिप्स बोलते हैं। अगर हम फिगर में देखें तो लेफ्ट में सन है, बीच में हमारा जो ऑब्जेक्ट है अर्थ है, और उसके बाद जो उसका अम्ब्रा रीजन है यानी अर्थ की जो शैडो बन रही है कंप्लीट शैडो पार्ट AOB, ये हमारा अम्ब्रा रीजन है, इसमें मून है। मून का डायमीटर 3500 किलोमीटर है और जो अर्थ की अम्ब्रा है यानी जो PQ जहां पे मून मूव कर रहा है उसका डायमीटर अलोंग 9000 किलोमीटर है। इसलिए मून के डायमीटर से अराउंड 2.5 टाइम्स है। तो मून को इस अम्ब्रा को क्रॉस करने में काफ़ी टाइम लगता है, 1 आवर to 2 आवर लग सकते हैं। इसीलिए लूनर इक्लिप्स काफ़ी लंबा होता है जबकि टोटल सोलर इक्लिप्स काफ़ी छोटा होता है। जब हमारा मून अर्थ की पेनम्ब्रा शैडो से पास होता है उस समय जो इक्लिप्स पड़ता है उसको हम पेनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स बोलते हैं। ध्यान से समझिए कि पेनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स में सन से आने वाली लाइट पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं होती है, इसलिए हमको मून दिखाई देता रहता है, बस उसकी विजिबिलिटी और ब्राइटनेस थोड़ी कम हो जाती है, जैसा ऑलमोस्ट 90% तक आ जाती है उसकी ब्राइटनेस। जब हमारा मून पेनम्ब्रल शैडो से अम्ब्रा शैडो में एंटर होता है और आधा पार्ट अम्ब्रा में पहुंच जाता है और आधा पेनम्ब्रा में बचा हुआ रह जाता है, ऐसे समय पे जो इक्लिप्स होता है उसको हम पार्शियल लूनर इक्लिप्स बोलते हैं। जो आधा पार्ट अम्ब्रा में चला गया है वो हमको अर्थ से विजिबल नहीं होता है, बट जो पेनम्ब्रा में आधा पार्ट है वो हमको अर्थ से विजिबल होता है। जब हमारा मून अम्ब्रा रीजन में पहुंच जाता है कंप्लीटली, ऐसे लूनर इक्लिप्स को हम लोग टोटल लूनर इक्लिप्स बोलते हैं। किसी भी टोटल लूनर इक्लिप्स में हमारा मून हमको दिखना बंद नहीं होता है, बल्कि उसका कलर चेंज हो जाता है। इसका कलर हमको डार्क रेड दिखने लगता है और इसीलिए इसको नाम दिया जाता है ब्लड मून, क्योंकि इसका कलर ब्लड के जैसा लाल दिखाई देने लगता है। अब इसका रीजन समझते हैं कि ये कम्प्लीटली इनविजिबल क्यों नहीं होता है और हमको रेड क्यों दिखाई देता है। देखिए, अर्थ के चारों ओर अर्थ का एटमॉस्फेयर है। जो लाइट सन से आती है वो अर्थ के द्वारा तो ब्लॉक कर ली जाती है, बट जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो लाइट के 7 कलर्स को स्कैटर कर देता है। जैसा कि हम सन का कलर शाम को रेड देखते हैं, उसी तरीके से लाइट का ब्लू कलर स्कैटर हो जाता है और जो लास्ट में रेड कलर बचता है वो रेड कलर मून पे पड़ता है, इसलिए मून हमको रेड दिखाई देता है। एक और टर्म है जिसको स्ट्रॉबेरी लूनर इक्लिप्स कहते हैं। कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि स्ट्रॉबेरी लूनर इक्लिप्स में मून का कलर स्ट्रॉबेरी जैसा हो जाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इसको स्ट्रॉबेरी लूनर इक्लिप्स नाम दिया गया है क्योंकि जब जून के महीने में लूनर इक्लिप्स पड़ता है उस समय स्ट्रॉबेरी पक रही होती है और इसको सिंबलाइज करने के लिए इसको नाम दे दिया जाता है स्ट्रॉबेरी लूनर इक्लिप्स। इसका मून के कलर से कोई रिलेशन नहीं है, बस टाइमिंग से है। अब बात करते हैं कि सोलर इक्लिप्स हमेशा न्यू मून यानी अमावस्या और लूनर इक्लिप्स हमेशा फुल मून यानी पूर्णिमा के दिन ही क्यों होता है। इसको समझने के लिए हमको फेजेस ऑफ मून समझने होंगे। ध्यान से देखिए, राइट साइड से सन की लाइट आ रही है और जो न्यू मून का दिन होता है यानी अमावस्या का दिन, उस समय हमारा जो मून होता है वो अर्थ और सन के बीच में होता है और यही लगभग कंडीशन हमारी होती है सोलर इक्लिप्स की। वहीं फुल मून पे ध्यान से देखिए, सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है और ऐसी कंडीशन हमारे लूनर इक्लिप्स के दिन बनती हैं। इसलिए लूनर इक्लिप्स हमेशा फुल मून को और सोलर इक्लिप्स हमेशा न्यू मून के दिन ही होता है। अब अगला सवाल उठता है कि हर न्यू मून को सोलर इक्लिप्स और हर फुल मून को लूनर इक्लिप्स क्यों नहीं पड़ता है। इसको समझने के लिए हमें मून और अर्थ के प्लेन ऑफ रेवोल्यूशन के बारे में जानना होगा।
सन के चारों तरफ पृथ्वी के घूमने के प्लेन को इक्लिप्टिक कहते हैं। मून का अर्थ के चारों तरफ घूमने का प्लेन इक्लिप्टिक से 5 डिग्री झुकाव पर है। मतलब ये ऊपर वाले फिगर में देखिए कि अर्थ की किसी एक खास पोजीशन पर मून न्यू मून यानी अमावस्या के दिन इक्लिप्टिक से 5 डिग्री ऊपर होगा, यानी अर्थ और सन के बीच में मून नहीं आएगा। जब अर्थ की किसी दूसरी पोजीशन पर पहुंचने से न्यू मून के दिन मून इक्लिप्टिक प्लेन में मतलब अर्थ और सन की लाइन में आ जाता है, तब सोलर इक्लिप्स पड़ता है। यही बात लूनर इक्लिप्स के लिए भी लागू होती है। इस हिसाब से टोटल सोलर इक्लिप्स लगभग 18 महीने में एक बार होता है। ध्यान दीजिए, एक साल में मैक्सिमम 7 इक्लिप्सेस की कंडीशन बन सकती है, जिसमें लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स दोनों शामिल हैं। 7 इक्लिप्स होने की स्थिति में 5 सोलर इक्लिप्स और 2 लूनर इक्लिप्स हो सकते हैं, या 4 सोलर इक्लिप्स 3 लूनर इक्लिप्स हो सकते हैं। एक साल में इक्लिप्सेस की मिनिमम नंबर 2 है, और अगर एक साल में केवल 2 ही इक्लिप्स होने हैं तो ये दोनों सोलर इक्लिप्स होंगे। मतलब ये हुआ कि एक साल में मिनिमम 2 सोलर इक्लिप्स और मैक्सिमम 5 सोलर इक्लिप्स हो सकते हैं। एक खास बात और, सोलर इक्लिप्स अर्थ के कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस से ही दिखाई देता है, लेकिन लूनर इक्लिप्स अर्थ के उस पूरे भाग में दिखाई देगा जहां उस रात में चांद दिखाई देना था। अब बात करते हैं 29 मई 1919 के टोटल सोलर इक्लिप्स की। इस दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे आइंस्टीन पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। हालांकि तब तक आइंस्टीन एक साइंटिस्ट के रूप में रेपुटेड हो चुके थे, क्योंकि 1905 में उनकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने वाली थ्योरी और 1905-7 के ही अराउंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आ चुकी थी। पर उस समय आम जनता आइंस्टीन के बारे में कुछ खास नहीं जानती थी, क्योंकि तब तक उनको नोबेल भी नहीं मिला था। नोबेल इनको बाद में 1921 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला। 1915 में आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई, जिसने यूनिवर्स को समझने का नजरिया ही बदल दिया। इस थ्योरी ने न्यूटन की लगभग 250 साल पुरानी ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण की थ्योरी को पूरी तरह से नकार दिया। उस समय के साइंटिस्ट भी इस नई थ्योरी को समझ नहीं पाए, क्योंकि एक तरफ न्यूटन के वर्षों से स्थापित गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत थे और दूसरी तरफ आइंस्टीन की विचित्र सी न्यूटन को नकारती जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी। अपनी इस विचित्र सी लगने वाली थ्योरी में आइंस्टीन ने बताया कि स्पेस और टाइम 2 अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि ये आपस में जाल के रूप में गुथी हुई है, और हमारा यूनिवर्स इसी स्पेस टाइम के जाल से बना हुआ है। उन्होंने बताया कि किसी भी मास के चारों तरफ ये जाल कर्व्ड हो जाता है, और यही कर्व होने के कारण हल्की वस्तुएं स्पेस में भारी वस्तुओं का चक्कर काटती हैं, जैसे पृथ्वी और दूसरे ग्रह भारी सूर्य का चक्कर लगाते हैं और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। आइंस्टीन की इस स्पेस टाइम कर्वेचर की थ्योरी को प्रूफ करने में 29 मई 1919 के पूर्ण सूर्यग्रहण यानी टोटल सोलर इक्लिप्स का विशेष योगदान रहा। एडिंगटन और डायसन, 2 ब्रिटिश साइंटिस्ट ने इस इक्लिप्स में विशेष इंटरेस्ट दिखाते हुए इसके अनेक फोटोग्राफ्स लिए। उन्होंने इन फोटोग्राफ्स का एनालिसिस किया और पूरे विश्व को आश्चर्यचकित करते हुए बताया कि आइंस्टीन की थ्योरी पूर्णतया सत्य है। उन्होंने इक्लिप्स के समय सन के आसपास के स्टार्स के फोटोग्राफ लिए थे, जिनकी लोकेशन रात में सन की एब्सेंस में पूरी तरह से पता थी। थ्योरी के अकॉर्डिंग सन यानी किसी भारी ऑब्जेक्ट के प्रेजेंट होने के कारण तारों का प्रकाश कर्व्ड पाथ से होकर आएगा, जिससे हमें उनकी लोकेशन डिफरेंट दिखेगी, और यही हुआ। एडिंगटन के फोटोग्राफ्स में स्टार्स की लोकेशन साफ तौर पर बदली हुई दिखाई दे रही थी। अगले दिन लंदन के द टाइम्स अखबार ने लिखा, रिवॉल्यूशन इन साइंस, न्यू थ्योरी ऑफ यूनिवर्स, न्यूटोनियन आइडियाज ओवरथ्रोन, और आइंस्टीन सारे संसार में मशहूर हो गए।